आज का हमारा टॉपिक 11वीं और 12वीं शताब्दी में तुर्की आक्रमण है। इसके अंतर्गत हम भारत पर तुर्की आक्रमणों के कारण, महमूद गजनवी का भारत आक्रमण, गजनवी के आक्रमणों के परिणाम आदि विषय डिस्कस करेंगे। हम गजनवी के बारे में बात करने से पहले उसके वंश के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। भारत में सर्वप्रथम मुस्लिम अनुयायी जिन्होंने प्रवेश किया वे अरब थे। अरब सिंध के ऊपर अपना अधिकार प्राप्त करने में सफल हो गए थे, किंतु भारत में वो एक स्थायी राज्य की स्थापना नहीं कर पाए। भारत भूमि के अंदर तक प्रवेश करने का श्रेय गजनवी वंश के सुल्तान महमूद गजनवी को ही दिया गया है। यद्यपि भारत में राज्य स्थापित करने का श्रेय शंसबानी वंश के मोहम्मद गौरी को प्राप्त होता है। गजनवी वंश, जो कि यामिनी वंश के नाम से भी पुकारा गया है, ये ईरान के शासकों की एक शाखा थी। अरब आक्रमणों के काल में इस वंश के शासक तुर्किस्तान भाग गए, जहाँ वे तुर्की लोगों के साथ इस हद तक घुल मिल गए कि बाद में उनके वंशज तुर्क ही कहलाए। अल्पतगीन ने इस वंश के एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करी थी 963 ईस्वी में, और उसने गजनी को अपनी राजधानी बनाया था। उस समय भारत के उत्तर पश्चिम में हिंदूशाही राज्य था, जिसका विस्तार हिंदुकुश पर्वतमाला तक था, और जिस राज्य ने, यानी हिंदूशाही राज्य ने, काबुल को तुर्कों से छीन लिया था। पहले काबुल तुर्की शासकों के अधीन था और हिंदूशाही शासकों ने काबुल को तुर्कों से छीन लिया, और ये कारण रहा कि गजनी और हिंदूशाही राज्य की सीमाएं एक दूसरे से टकराने लगी। जैसे ही काबुल हिंदूशाही राज्य के अंतर्गत आया, वैसे ही हिंदूशाही राज्य की और गजनी राज्य की सीमाएं एक दूसरे से टकराने लगी, और फिर इन दोनों राज्यों के बीच में छुटपुट युद्ध आरंभ हो गए। अल्पतगीन के काल से जो ये छोटे छोटे युद्ध शुरू हुए थे, ये सुबुक्तगीन के काल में आके बढ़ गए। सुबुक्तगीन, जिसने कि अल्पतगीन के राज्य को के काफ़ी समय बाद, यानी 963 में अल्पतगीन ने अपने राज्य की स्थापना करी थी, और उसकी मृत्यु के बाद 963 में ही उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद सुबुक्तगीन ने 977 के अंदर गद्दी संभाली, और सुबुक्तगीन गद्दी पर बैठने के बाद उसने हिंदूशाही राज्य की सीमाओं पर निरंतर आक्रमण आरंभ कर दिए और इस राज्य के कई किले और नगरों को अपने अधिकार में ले लिया। तो हम देखते हैं कि इन दोनों पड़ोसी राज्यों के बीच में संघर्ष का कारण राजनीतिक था, और ये युद्ध निरंतर चलते रहे। यहाँ के हिंदू कुश शासक जयपाल ने सुबुक्तगीन के साथ 2-3 बार युद्ध किए, और उन सभी युद्धों के अंदर सुबुक्तगीन विजयी रहा। जयपाल को पराजय का सामना करना पड़ा। इस तरह से हम देखते हैं कि 997 ईस्वी में सुबुक्तगीन की मृत्यु हो गई, और उसने अपने छोटे पुत्र इस्माइल को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। किंतु कुछ समय पश्चात ही, यानी 7-8 महीने के अंतराल पर ही, उसके बड़े पुत्र महमूद गजनवी ने गद्दी हासिल कर ली, अपने भाई से गद्दी प्राप्त कर ली छीन के, और एक नए अपने लिए एक राज्य की स्थापना करी। ये वही गजनवी है जिसने भारत के ऊपर निरंतर आक्रमण किए। हम ऐसा मानते हैं कि 17 बार उसने भारत पर आक्रमण किया। हालांकि 17 बार में से 12 बार जो उसने आक्रमण किए वो निश्चित तौर पर किए गए थे। उसके अलावा उसके बाकी आक्रमण छोटे छोटे आक्रमण रहे, और इन आक्रमणों ने भविष्य में तुर्कों के भारत विजय के मार्ग को प्रशस्त किया था। तो अब हम देखते हैं कि गजनवी
ने भारत के ऊपर आक्रमण क्यों किए, यानी क्या कारण रहे। जब हम कारणों की बात करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे कारण हमें अलग अलग इतिहासकारों द्वारा दिए जाते हैं, जिनमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इस्लाम धर्म की स्थापना करना। ऐसा माना जाता है कि महमूद गजनवी के भारत आक्रमण के पीछे जो उद्देश्य था वो भारत में इस्लाम धर्म की स्थापना करना था। हालांकि विभिन्न इतिहासकारों ने अलग अलग तरीके से इस मत का खंडन किया है। उनके अनुसार ये जो आक्रमण किए गए थे भारत के ऊपर, इसमें इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार को उसने कहीं भी प्रसारित नहीं किया। उसने हिंदू मंदिरों के ऊपर आक्रमण किए, उनको तोड़ा, मूल रूप से इसलिए क्योंकि वहाँ पे उसे धन प्राप्त हो रहा था, वहाँ धन संचित था। उसने हिंदू राजाओं को, केवल हिंदू राजाओं को ही तंग नहीं किया, उसने ईरान में इस्लाम धर्म के इस्लाम शासकों को, मुस्लिम शासकों को भी परेशान किया, उन्हें भी उनके साथ भी लूटमार करी। तो ये कहना कि उसका उद्देश्य भारत के ऊपर आक्रमण करना धार्मिक था, ये उचित नहीं होगा। हालांकि उसके दरबारी इतिहासकार उत्पी ने उसके इन आक्रमणों को जिहाद कहा है, जिसका मूल उद्देश्य इस्लाम का प्रसार और मूर्ति पूजा को समाप्त करना था। किंतु हम जब वस्तु स्थिति को देखते हैं या जब हम ऐतिहासिक दृष्टि से इस बात का विश्लेषण करते हैं तो हमें ये स्वीकारना होगा कि उसने धर्म के प्रचार के लिए कोई कार्य नहीं किया। दूसरा कारण जो सामने आता है वो भारत से संपत्ति प्राप्त करना, धन लूटना। ये उसका सबसे प्रमुख उद्देश्य हमें समझ आया है, क्योंकि उसने इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु बार बार भारत के ऊपर आक्रमण किया। भारत में उसने राज्य की स्थापना नहीं करी, किंतु बार बार उसने भारत के ऊपर आक्रमण किया, क्योंकि वो भारत से धन प्राप्त करके गजनी को एक ऐश्वर्यपूर्ण राज्य बनाना चाहता था। साथ ही वो जो एक राज्य विस्तार करना चाहता था मध्य एशिया में, उसके लिए उसे धन की आवश्यकता थी और वो धन की आवश्यकता उसने भारत के ऊपर आक्रमण करके उस धन की आवश्यकता को पूरा किया। एक तरह से हम कह सकते हैं कि भारत पर आक्रमण उसकी धन प्राप्ति का साधन बन गया था। ठीक इसी तरीके से तीसरे कारण की तरफ जब हम देखते हैं तो कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि पड़ोसी राज्य जो कि हिंदू राज्य था उसे नष्ट करना उसका राजनीतिक उद्देश्य था। गजनी और हिंदू शाही राज्य में झगड़े अल्पतगीन के काल से चले आ रहे थे और हिंदू शाही राज्य गजनी के ऊपर 3 बार आक्रमण कर चुका था, हालांकि हर बार वो पराजित हुआ। तो अपने शत्रु को सदा के लिए समाप्त करना महमूद के लिए आवश्यक हो गया था और इसलिए उसने स्वयं ने एक आक्रमणकारी नीति अपनाई। हिंदू शाही राज्य को समाप्त करने के बाद उसका मनोबल बढ़ गया और फिर उसने भारत की तरफ अपने कदम बढ़ाए। हम देखते हैं हिंदू शाही राज्य को अपने अधिकार में करके भारत में प्रवेश पाने का उसका मार्ग प्रशस्त हो गया था, इसलिए वो बार बार भारत के ऊपर आक्रमण कर रहा था। अगला कारण हम देखें कि यश की प्राप्ति। महमूद एक महत्वाकांक्षी शासक था और वो सभी महान शासकों की भांति अपना राज्य विस्तार करना चाहता था और यश भी प्राप्त करना चाहता था। तो अपने राज्य के पश्चिम की ओर वो राज्य विस्तार करना चाह रहा था। पूर्व से उसने हिंदू शाही राज्य को समाप्त करा और फिर निरंतर विजय प्राप्त करके वो आगे बढ़ता रहा, जिससे उसे यश की प्राप्ति रहे। इसीलिए कहते हैं कि बार बार वो आक्रमण कर रहा था। एक और कारण जो इतिहासकारों द्वारा और मुख्य रूप से डॉक्टर A.B. पांडे के द्वारा जो रखा गया है वो है कि वो भारत से हाथी प्राप्त करना चाहता था, जिसका उपयोग वो मध्य एशिया में शत्रु राज्यों के विरोध में करना चाहता था। हाथी हम सब जानते हैं उस समय युद्ध के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामग्री हुआ करती थी और जिस सेना के पास हाथी होते थे वो सेना ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती थी, उसकी शक्ति का विस्तार हो जाता था। हालांकि सबसे तर्कसंगत
कारण अगर हम आक्रमणों का देखें तो वो धन प्राप्ति का उद्देश्य ही रहा होगा, ना कि इस्लाम का प्रचार करना, धर्म की रक्षा करना या पड़ोसी राज्य को नष्ट करना। मूल रूप से धन प्राप्ति ही सबसे महत्वपूर्ण कारण समझ आ रहा है। प्राचीन काल में भारत में हिंदू मंदिरों के जो हिंदू मंदिर हुआ करते थे वो पूरी तरीके से सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों के केंद्र थे और इनमें मूर्तियों के साथ साथ सोना चांदी आदि धन रखा जाता था। ये बात गजनवी को अच्छी तरीके से समझ आ गई थी और इसीलिए वो इस धन को प्राप्त करके मध्य एशिया में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था। तो हम ये कह सकते हैं कि मूल रूप से भारत के ऊपर आक्रमण करने का जो उसका मुख्य कारण था वो भारत में राज्य की स्थापना करना नहीं था, भारत में इस्लाम धर्म को फैलाना नहीं था, वरन भारत की संपत्ति को लूटना था और उस संपत्ति से अपने लिए एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करना था। आगे हम देखते हैं कि क्या स्थिति रही, यानी जब गजनवी ने भारत के ऊपर आक्रमण करना चाहा उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति किस प्रकार की थी। भारत विभिन्न राज्यों में बटा हुआ था। हालांकि इनमें से कुछ राज्य शक्तिशाली भी थे, किंतु उनकी आपसी प्रतिस्पर्धा ने उनको दुर्बल बना दिया कि वो विदेशी शत्रु से मिलकर मुकाबला नहीं कर सके। मुल्तान और सिंध दो मुसलमान राज्य थे और ये दोनों मुसलमान राज्य के निकट हिंदू शाही राज्य था जो कि हिंदुकुश पर्वतमाला तक फैला हुआ था। जयपाल यहाँ का एक साहसी और चतुर दूरदर्शी शासक था, किंतु वो अपने पड़ोसी राज्य गजनी के साथ जब भी उसने आक्रमणकारी नीति का पालन किया था, किंतु वो कभी भी उस युद्ध में सफल नहीं हो पाया। कश्मीर के अंदर ब्राह्मण वंश का राज्य था, कन्नौज में प्रतिहार वंश का राज्य था और बंगाल में पाल राज्य था। इस तरीके से हम देखते हैं गुजरात, मालवा, बुंदेलखंड स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित थे। चालुक्य और चोल वंश दक्षिण में शक्तिशाली राज्य के रूप में थे। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं संपूर्ण भारत छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो चुका था और ये राज्य एक दूसरे के साथ आपस में संघर्ष कर रहे थे। वो एक दूसरे के विरोध में थे और एक होकर वो या हम ये कह सकते हैं कि एक कोई केंद्रीय शासक नहीं था जो संपूर्ण भारत के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित कर रहा हो। तो इस तरीके से राजनीतिक दृष्टि से भारत कुछ हद तक अस्थिर था। अगला पॉइंट है सामाजिक स्थिति। सामाजिक स्थिति को अगर हम देखें तो सामाजिक दृष्टि से भारत इस समय जातियों और उपजातियों में विभाजित था। स्त्रियों की स्थिति बहुत ज़्यादा उचित नहीं थी। ब्राह्मण जो समाज था वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्णों में विभाजित था और ये 4 वर्ण जो थे इनमें आपसी सामंजस्य जो था वो धीरे धीरे समाप्त सा होने लगा था। अलबरूनी के अनुसार ये 2 भागों में विभाजित हो गया था, यानी संपूर्ण समाज को अलबरूनी 2 भागों में विभाजित करके देखता है, जिसमें वो एक को उच्च वर्ग नाम दे रहा है, दूसरे को निम्न वर्ग का नाम दे रहा है। यहाँ हम ऐसा मान सकते हैं कि अलबरूनी शायद आर्थिक दृष्टि से जो संपन्न लोग थे वही उसी व्यवस्था की तरफ इशारा कर रहा था। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो समाज के सामाजिक वर्ण व्यवस्था जो थी वो वर्ण व्यवस्था कट्टर थी और इस कट्टरता की वजह से समाज के अंदर जाति प्रथा, ऊंच नीच की भावना जो थी वो ज़ोर पकड़े हुए थी और समाज एक दूसरे में बटा हुआ था, वर्गों में बटा हुआ था। एक दूसरे के प्रति उनमें घृणा की भावना थी, वैमनस्य का भाव था। अंतर्जातीय संबंध जो थे वो
कमज़ोर थे। स्त्रियों की स्थिति निरंतर गिरती जा रही थी और बहुविवाह, बाल विवाह, सती प्रथा ये सब प्रचलन में धीरे धीरे आने लगा था। हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा था, लेकिन ये प्रचलन में आ गया था। धार्मिक दृष्टि की यदि हम बात करें तो धार्मिक स्थिति में भी एक तरह से गिरावट आई थी, क्योंकि वर्ण व्यवस्था जो थी वो उसका सीधा सीधा संबंध धर्म से जुड़ गया था। समाज हिंदू और बौद्ध दोनों धर्म प्रचलित थे समाज में, और धर्म की जो मूल भावना थी इसमें अनाचार सा फैल रहा था और धर्म की मूल भावना लुप्त हो गई थी। कर्मकांड जो थे वो बढ़ गए थे, और कर्मकांड जब बढ़े तो कर्मकांड के साथ जुड़े हुए अन्य जितने भी विकार थे वो सब धार्मिक व्यवस्थाओं में नज़र आने लगे थे। जो धार्मिक सम्मेलन हुआ करते थे, धार्मिक क्रियाएं हुआ करती थी, उनमें व्यभिचार बढ़ गया था, भोग विलास बढ़ गया था, धन जो था वो धर्म से जुड़ गया था। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि भ्रष्टाचार धर्म के अंदर आने लगा था और एक तरह से धार्मिक स्थिति भी बहुत ज़्यादा सुदृढ़ नहीं थी। सैनिक दृष्टि की हम बात करें तो इस युग में भारत के शासकों ने अपने शस्त्र युद्ध शैली में परिवर्तन करने की या सुधार लाने की कोई कोशिश नहीं करी थी। वो जो प्राचीन परंपरा युद्ध की चली आ रही थी उसी के अनुसार वो युद्ध कर रहे थे। भारतीय हाथियों पर निर्भर थे युद्ध के लिए। तलवार, कटार, भाले उनके हथियार हुआ करते थे। उनकी युद्ध शैली रक्षात्मक थी। रक्षात्मक होने की वजह से आक्रामक नहीं थी, और हमेशा से ये जो राज्य राजनीतिक दृष्टि से बटे हुए थे ये अपनी रक्षा में ही लगे रहे। इन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के प्रति अपनी कोई रुचि नहीं दिखाई, ना ही अपनी सीमाओं के ऊपर किसी प्रकार का सुरक्षित करने की कोशिश करी गई थी। भारतीयों ने उत्तर पश्चिम सीमा को बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उस तरफ ना तो किले बनवाए, ना ही वहाँ कोई अन्य रक्षा पंक्ति स्थापित करी, और हम देखते हैं कि ये दिशा सैनिक दृष्टि से कमज़ोर रही। परिणाम ये निकला कि भारत में तुर्की आक्रमण जो थे वो उनको आसानी रही भारत में प्रवेश पाने के लिए। आर्थिक दृष्टि की यदि हम बात करें तो आर्थिक दृष्टि से भारत इस समय अत्यंत संपन्न था। चूँकि भारतीय कृषि प्रधान राज्य था तो ये एक उपजाऊ भूप्रदेश था, साथ ही साथ यहाँ खनिज पदार्थ जो थे वो भी संपन्न मात्रा में लोगों को प्राप्त थे। हालांकि आर्थिक संपन्नता के साथ साथ ऐसा माना जाता है इतिहासकारों द्वारा कि उस युग में आर्थिक विषमता भी थी, यानी असमानता भी थी। विदेशी व्यापार बहुत अच्छा था, व्यापारियों के साथ अच्छे संबंध थे। राज परिवार और व्यापारी मंदिरों में अपना धन दिया करते थे। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि भारत एक अत्यंत ही संपन्न राज्य था, और जैसा कि महमूद गजनवी को उसके तुर्की व्यापारियों ने उसको जैसा कि जाके वहाँ पर बताया था, जानकारी दी थी, भारत सोने की चिड़िया था। तो अर्थ की दृष्टि से अगर हम बात करें तो भारत अत्यंत संपन्न राज्य रहा। इस कारण से ही अर्थ की तरफ आकर्षित होकर ही, धन प्राप्ति की लालसा से ही गजनवी ने भारत के ऊपर आक्रमण किए। ऐसा माना जाता है कि गजनवी द्वारा भारत के ऊपर 17 आक्रमण किए। हालांकि हमारे पास अगर इतिहास की दृष्टि से हम बात करें तो सभी के प्रमाण हमें प्राप्त नहीं है, लेकिन कम से कम 12 आक्रमणों की तो हम विशेष रूप से जानकारी रखते हैं। तो हम ये
मानते हैं, इतिहासकार ये अवश्य रूप से मानते हैं कि 12 बार तो गजनवी के द्वारा आक्रमण किया ही गया था। सर्वप्रथम आक्रमण उसने 1000 ईस्वी में किया और दूसरा आक्रमण उसने 1001 ईस्वी में किया। सबसे पहले आक्रमण में उसने सीमा के कुछ किलों को जीत लिया। दूसरी बार जब आक्रमण हुआ तो उसने हिंदू शाही राजा जयपाल से पेशावर के निकट उसका मुकाबला हुआ और उसमें महमूद की विजय हुई। जयपाल पराजित हुआ। जयपाल को तथा उसके अनेक संबंधियों को बंदी बना लिया गया। बाद में जयपाल को और उसके संबंधियों को महमूद ने 25 हाथी और 2,50,000 दीनार देके मुक्त कर लिया। इतना धन लेकर महमूद भारत से वापस चला गया, लेकिन जयपाल निरंतर अपनी पराजयों से इतना निराश हो गया था कि उसने आत्मदाह कर लिया और उसके बाद उसका पुत्र आनंदपाल गद्दी पर बैठा। महमूद का दूसरा महत्वपूर्ण आक्रमण मुल्तान पर हुआ और मुल्तान पर भी उसने अपना आधिपत्य, हालांकि उसने राज्य की स्थापना नहीं करी, लेकिन वो मुल्तान के युद्ध में भी विजयी हुआ। पुनः उसने धन प्राप्त किया और राज्य को छोड़ दिया। यानी हर बार हम देख रहे हैं कि वो राजाओं से युद्ध करता और धन लेकर वापस लौट रहा था। 2008 में वो पुनः भारत आया और उसने मुल्तान को अपने राज्य का अंग बना लिया, यानी उसने सीमा के क्षेत्र जो थे उस पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। मुल्तान महमूद के हाथों में चले जाने से हिंदू शाही राजा आनंदपाल जो था वो उसको अपने राज्य पर आक्रमण का दो तरफ से आक्रमण का भय हो गया। तो उसने एक बड़ी सेना एकत्रित करी और अपने पड़ोसी राज्यों की उसने सहायता प्राप्त करी और वो पेशावर की ओर बढ़ा। पेशावर को पुनः अपने राज्य में सम्मिलित करना चाह रहा था। 2009 में उसका वापस से महमूद के साथ मुकाबला हुआ और उसको महमूद ने पराजित कर दिया। महमूद ने उसके राज्य के ऊपर एक तरह से अपना पूरा अधिकार स्थापित कर लिया। आनंदपाल के बाद उसके पुत्र त्रिलोचन पाल ने जो राज्य से छीन लिया गया था उसके पश्चात कश्मीर बुंदेलखंड के शासकों की सहायता से पुनः अपने राज्य को प्राप्त करने की कोशिश करी, किंतु वो असफल रहा। इसके पश्चात त्रिलोचन पाल के पुत्र भीमपाल ने महमूद से मुकाबला करने का विचार किया, किंतु वो उसमें सफल नहीं हो पाया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अंतोदगत्वा हिंदू शाही राज्य समाप्त हो गया और संपूर्ण पंजाब, जो कि आज पाकिस्तानी पंजाब के नाम से जाना जाता है, उस पर महमूद गजनवी का अधिकार हो गया और एक हिंदू राज्य जो था वो समाप्त हो गया। 2009 में आनंदपाल की पराजय के पश्चात 2014 में उसने थानेश्वर को लूटा। इसी तरीके से 2018 में उसने कन्नौज के ऊपर आक्रमण करा और वहाँ से वो धन लेकर गया। फिर वृंदावन, मथुरा और इस तरीके से उसने एक एक करके भारत के बहुत सारे महत्वपूर्ण राज्यों पर अपना के ऊपर आक्रमण किया और हर बार वो भारत से ज़्यादा धन लेके गया। उसका सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण 1024 में सोमनाथ का रहा और ये आक्रमण गुजरात काठियावाड़ के समुद्र तट पर हो रहा सोमनाथ के मंदिर के ऊपर था, जहाँ लाखों व्यक्ति प्रतिदिन भेंट दिया करते थे। उसे इस मंदिर को 10,000 गांव की आय प्राप्त होती थी। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ये मंदिर अत्यंत धनवान मंदिर था। यहाँ पे बहुत सा धन था। हजारों प्रकार के हीरे जवाहरात से शिवलिंग का चित्र बना हुआ था और शिवलिंग बीच अधर में बिना किसी सहारे के लटका हुआ था। 200 मन की सोने की जंजीर से घंटा बजाया जाता था और
इसके भूगर्भ स्थल में अथाह संपत्ति एकत्रित थी। सोमनाथ का मंदिर अद्वितीय था, केवल अपने धन की वजह से ही नहीं बल्कि उसकी जो आर्किटेक्चर था, उसका जो निर्माण था, उसमें जो कला थी, उन सब के लिए वो जाना जाता था। लोगों की उसमें बहुत आस्था थी। और इसके विषय में जब उसे जानकारी मिली तो महमूद ने अपना ध्यान इस ओर केंद्रित किया। हालांकि एक और कुछ इतिहासकार हमें, या हम कहें कि कुछ स्रोतों से हमें ये भी जानकारी प्राप्त होती है कि यह मंदिर के जो पुजारी थे उनका दंभ था, जिन्होंने ऐसा कहा कि सोमनाथ के मंदिर पर महमूद गजनवी इस मंदिर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, इस और वो अपना ध्यान केंद्रित नहीं करेगा, क्योंकि ये अत्यंत शक्तिशाली मंदिर है। और ये जानकारी जब गजनवी को मिली तो वो रुष्ट हो गया और उसने सोमनाथ पर की तरफ कूच किया। हालांकि अगर हम ऐतिहासिक दृष्टि की बात करें तो ये कहना कि मंदिर पुजारियों के दंभ को तोड़ने के लिए उसने मंदिर पर आक्रमण किया, ये उचित नहीं होगा। उसका आक्रमण मूल रूप से धन प्राप्ति का ही था और धन प्राप्त करने के लिए ही वो इस ओर अग्रसर हुआ। वो काठियावाड़ की राजधानी अनहिलवाड़ पहुंचा और जैसे ही उसके पहुंचने की खबर वहाँ मिली, वहाँ का राजा भीमदेव भाग खड़ा हुआ। तो हम देखते हैं कि बिना किसी विरोध के उसने राजधानी को लूटा। उसके बाद वो सोमनाथ के मंदिर के निकट पहुँचा। उसने मंदिर में जितना भी धन था उसे लूटा। हालांकि कोई युद्ध नहीं हुआ, पूर्ण रूप से कोई किसी प्रकार का कोई आमने सामने का युद्ध नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ऐसा कहते हैं कि 50,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई। जो मंदिर में जो हिंदू भक्त थे उन्होंने युद्ध किया और महमूद ने मंदिर को पूर्णतः नष्ट कर दिया। वहाँ पे उसने जो अधर में शिवलिंग लगा था उसे उसने गिरा दिया, उसे तोड़ डाला और मंदिर को पूरी तरीके से लूट लिया। लूट के उस अतुल संपत्ति को प्राप्त करके वो लौटते समय रेगिस्तान के मार्ग से वापस लौटा। मार्ग में वो कहीं कुछ भटक गया और ऐसे में उसके खजाने को सुरक्षित वो गजनी तक लेके जाना चाहता था और लौटते में उसका सिंध के जाटों के साथ युद्ध हुआ, जिन्होंने उसे कुछ लूटा भी। पर चूंकि वो उसको अपना जो संपत्ति उसके पास अथाह संपत्ति, ऐसा कहा जाता है कि जितनी संपत्ति उसे पूर्व के किसी भी युद्ध में प्राप्त नहीं हुई उतनी संपत्ति उसे सोमनाथ के युद्ध से प्राप्त हुई थी। और उसे संवार के, उसे अवेर के लेके जाना, उसे इकट्ठा करके लेके जाना उसके लिए काफ़ी कठिन काम रहा। तो लौटते में जब सिंध के जाटों ने उसके ऊपर आक्रमण किया और उसे लूटने की कोशिश करी तो वो उस समय कुछ नहीं करना चाह रहा था, वो वहाँ से चला गया। और फिर उसने अपने देश पहुँचने के बाद पुनः 1 साल बाद सिंध के ऊपर आक्रमण किया, क्योंकि वो सिंध के उन जाटों को ये बताना चाहता था। अंतिम बार 1027 में भारत आया और उसने उन जाटों को कठोरता से समाप्त किया जो उनकी संपत्ति, जिन्होंने उसकी संपत्तियों को कुछ हद तक लूटा था। तो ये उसका आखिरी आक्रमण माना जाता है। 1030 में उसकी मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु के साथ ही भारत में तुर्की आक्रमण का पहला काल जो था वो समाप्त हो गया। अब हम गजनवी के बारे में बात करें तो इतिहासकार ये कहते हैं कि उसे मूर्ति भंजक का दर्जा देते हैं, क्योंकि उसने मूर्तियाँ तोड़ी थी। हम सब समझते हैं ये बात, हम सब समझ चुके हैं अब तक कि हर बार उसने धन प्राप्त किया और मूर्ति भंजक वो अपने किसी धर्म के प्रचार प्रसार हेतु नहीं था, बल्कि मूर्ति को तोड़कर उसको जो धन मूर्तियों से प्राप्त हो रहा था इसलिए वो मूर्तियों को तोड़ रहा था। मूल रूप से इसके पीछे उसका उद्देश्य अपने धर्म को प्रचार करना, अपने धर्म का प्रसार करना या मूर्ति पूजा का विरोध करना नहीं रहा। मूल रूप से उसका उद्देश्य भारत से धन प्राप्त करना था। और चूँकि भारत में मंदिर, जैसा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं,
जैसा मैंने आपको अभी पहले बताया कि भारत में मंदिर हमेशा से सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक केंद्र रहे हैं। मंदिरों के अंदर धर्म रखा जाता था, खजाना भी छिपाया जाता था बहुत सी जगह, तो उसे मंदिरों से धन निश्चित तौर पे प्राप्त होता था और इसीलिए उसने मंदिरों के ऊपर आक्रमण किया। गजनवी के आक्रमण के बाद करीब करीब हम देखते हैं कि एक अंतराल आया और फिर 12वीं शताब्दी में भारत पर पुनः तुर्की आक्रमण किए गए। ये आक्रमण मोइनुद्दीन गौरी द्वारा किया गया और ये गजनी वंश से संबंध नहीं रख रहा था, ये गौर वंश का था और इसने इसके वंश का गजनी वंश के साथ एक तरह से विरोध रहा और गद्दी पर बैठने के बाद इसने भारत की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत में तुर्की राज्य की स्थापना करने का श्रेय जो है वो मोहम्मद गौरी को ही दिया जाता है। हालांकि मार्ग जो था वो गजनवी द्वारा खोल दिया गया था। महमूद गजनवी ने भारत पे आक्रमण का मार्ग खोल दिया था। हिंदू शाही राज्य को, जो कि हिंदू कुश क्षेत्र में था, उसे समाप्त करके उस क्षेत्र को, ये भारत में जो भारत में प्रवेश का जो मार्ग था उसके ऊपर पहले से ही गजनवी द्वारा कब्ज़ा कर लिया गया था और अब गौरी जो था वो भारत की ओर अपना रुख उसने भारत की ओर अपना रुख किया था। तो वो उसी मार्ग से, जिस मार्ग से महमूद गजनवी भारत आया था, उसी मार्ग से वो भारत आकर अपने राज्य की स्थापना करना चाहता था।